कहाँ तक हुआ था? हमें याद आ रहा है कि हम कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल पढ़ा दिए थे, तो देख लो बेटा। तो अब बात करते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल की। आ जाओ बेटा। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, बैठो बेटा बैठो जल्दी। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, तो आप लोग जानते हो कंसेंट्रिक का हिंदी अर्थ होता है सकेंद्रीय, और वेस्कुलर का मतलब संवहन, और बंडल का मतलब बंडल या पूल। तो आप गणित की भाषा में कंसेंट्रिक रिंग, सकेंद्री वृत्त का नाम सुने होंगे। तो क्या पढ़े थे? अगर कई वृत्तों के केंद्र एक ही हो तो उन्हें हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यदि जाइलम मध्य में हो और उसके परितः फ्लोएम हो, ठीक है, या फिर उल्टा कह दो, फ्लोएम सेंटर में हो और जाइलम उसके परितः हो। देख रहे हो ना, यानी चारों ओर से घेरा हुआ है। तो देखो दोनों एक तरह से वृत्त बन गए और दोनों का सेंटर एक हो गया, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को कहेंगे। यानी अब हम डेफिनेशन में क्या देंगे कि जब किसी वेस्कुलर बंडल के केंद्र में जाइलम और उसके परितः चारों ओर से घेरे हुए फ्लोएम हो, अथवा इसका ठीक विपरीत हो, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। आ गया? देखो, जब किसी वेस्कुलर बंडल में केंद्र में जाइलम हो और उसके परितः फ्लोएम हो, अथवा स्थिति इसके ठीक विपरीत हो, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। आया बेटा? हो गया? अब ये वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं एम्फीबेसल, एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल, और दूसरे को कहते हैं एम्फीक्राइवल, एम्फीक्राइवल वेस्कुलर बंडल। लिख लो, ये दो प्रकार के हैं। हाँ जी, एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल और एम्फीक्राइवल। ठीक है, अब कौन है एम्फीक्राइवल और कौन है एम्फीबेसल? देखो, अगर वेस्कुलर बंडल में सेंटर में फ्लोएम है और उसके परितः जाइलम है और उल्टा है तो एम्फीक्राइवल। समझ आ गई? तो लिख दो। पहला एम्फीबेसल, बोलो, यदि वेस्कुलर बंडल के मध्य में फ्लोएम हो और उसके परितः, बताओ, जाइलम, ठीक है, जाइलम, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को एम्फीबेसल
वैस्कुलर बंडल कहते हैं। एम्फीबिशियल, हाँ वैस्कुलर बंडल कहते हैं। आ गया बस समझ में। और यदि जाइलम सेंटर में हो, यहाँ देखिए जाइलम सेंटर में हो और फ्लोएम इसके परित हो, जाइलम सेंटर में हो और इसके परित फ्लोएम हो, तो इसे एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। हो गया, अब समझ गए दोनों में क्या है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब याद करो कि आपने कहा था कि जो टिश्यू सिस्टम है वो तीन थे, एक था आपका एपिडर्मल, दूसरा था ग्राउंड टिश्यू, तीसरा था वेस्कुलर टिश्यू। और इन्हीं तीनों के द्वारा किसी भी पौधे का, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो या पत्ती हो, उसका सारा भाग बना होगा। तो अब हम एक एक करके बताएंगे। पहले मोनोकाट रूट का तुमको इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर बताएंगे कैसे ये मोनोकाट है, क्यों है, फिर डाइकाट रूट का, फिर स्टेम का, फिर लीफ का। तो अब एक एक करके चले। अब जितना अब तक पढ़ाए हैं उतना का पूरा नॉलेज तुम्हारे पास अब रहेगा। तो आओ देखते हैं। मोनोकाट, मोनोकाट प्लांट के जड़ की आंतरिक रचना। मोनोकाट प्लांट के जड़ की आंतरिक रचना। करें बात। अब चलो, अब तुम लोग जितना अभी तक सिखाए ना वो सब तुमको अब दिखना शुरू होगी। हम तुमको बताएंगे भी कि इसे मोनोकाट क्यों कह रहे हैं, रूट क्यों कह रहे हैं, है क्या। अब तुमने भी पिछले दिनों में खूब अच्छे से पढ़ा कि कोई भी पौधे का जो टिश्यू सिस्टम है वो तीन में बटा रहता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, हो गया मैसेज आज। अब चलते हैं। अब तुम लोग मेरे साथ साथ ही बनाना ताकि जल्दी जल्दी काम हो। अब तुम लोग ये देखना कि कैसी सेल बनाई गई है, सब पढ़ा दी गई ना, तो अब तुम लोग देखना उसको। अब इसमें एकदम क्लियर कट है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, सीधी बात है। थ्योरी देखे होगे टीवी में आता है, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बस यही चीज यहाँ है कि अब तुमने हमने पढ़ा दिया सारा सिस्टम, मेहनत किए गाड़ी निकलेगी, नहीं किए रह जाओगे। अब यहाँ से ये रूट हेयर्स, अब ये देखो, अब तुम खुद ही समझ जाओगे, कोशिका देखोगे पहचान जाओगे। तुमको कोई डाउट नहीं है कि ये पेरेन्काइमा बन रही है जो कार्टेक्स जोन का निर्माण करेगी।
ये देखो, ये देखो, अब हम एंडोडर्मिस बना रहे हैं। अब ये देखिए, हम समय बचाने के लिए इसमें ऐसी रचना आपको कम से कम 6 रखनी है, ज्यादा से ज्यादा जितना। तो हम उसको प्रतिनिधित्व के लिए देखिए 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हम जो ये बना रहे हैं, ये इस ऐसी रचना बनानी है। तो अब हम बनाएंगे तो टाइम लगेगा, तो 2 ठो बना के दिखा दिए। अब ऐसे ही आप घर पे यहाँ बनानी है, कठो बनानी, देख लो 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6 से कम नहीं रहना चाहिए। 7 बना लो, 8 बना लो, 9 बना लो, 10 बना लो। अब समझ आ गया? अच्छा, अब दूसरी बात भी समझ लो, इनके बीच में देखो, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। तो अब इसके बीच वाली हम बना रहे हैं। अब तुम में से जो लोग को पढ़ाया गया है वो पढ़े होंगे तो समझ गए मैं क्या इशारा कर गया। जो नहीं पढ़ते होंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही बस समझना है। ये देखो, मैं ब्लैक से बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब एक जगह बनाऊंगा, ऐसे ही इन सब के बीच में रहेगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि तुम भी इम्तिहान में बस इतने बना देना तो तुमको नंबर नहीं मिलेगा। ये मैं समय बचाने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें समय नहीं बचाना है, तुम्हारी परीक्षा है, तुमको अपना पूरा ज्ञान दिखाना है। तो पहचान लो कौन सेल कैसे आकार की बन रही है, क्योंकि मैंने यही समझाया था कि उसका सेल का आकार वैसा नहीं है तो सब चित्र गलत है। और अब यहाँ बीच में पिथ दिखा रहा हूँ।
रूट हेयर, एपिडर्मिस, ये पूरा जोन कॉर्टेक्स का है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है, तुम जानते हो ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम, ये फ्लोएम है, ये पिथ का जोन है। अब हमने सारी बना दी है। अब तुम जितना जल्दी कर लो तो मैं कथा शुरू करूं। जल्दी करो बेटा। और ये ध्यान देना कि तुम घर जाके ये सारा जो छोड़ा गया वो बनाना है, यानी ये वाली रचना ये बनानी है और इनके बीच में जो ये जगह है वो काला वाला बनाना है, तो बाकी सब बीच का हिस्सा ये पिथ बनाना है। चले आओ सुनते जाओ। अगर हम किसी भी पौधे की जड़ को लेकर उसका ट्रांसफर सेक्शन काटे, बताए थे ना कि जब ऐसे तना खड़ा करके क्षैतिज के समानांतर काटोगे तो ये टीएस हो जाएगा, यानी ट्रांसफर सेक्शन, और जब खड़ी काटोगे तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और जब ऐसे तिरछे काटोगे तो वर्टिकल सेक्शन। जैसे फरसा चलाते हो तो देखना फरसा तिरछे चलता है, यानी वो वर्टिकल है। समझ आ गई? तो ये जो मैंने आपको चित्र दिखाया है वह टीएस ऑफ रूट है। अब हमने तो लिख तो दिया कि मोनोकाट है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस आधार पे हमने कहा कि ये मोनोकाट है और क्यों कहा कि ये जड़ है। जो सब पढ़ाए हैं पीछे उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया टीएस ऑफ मोनोकाट रूट। किस आधार पे मैं कह रहा हूं, आइए समझाता हूं। अब जैसे मान लो कि ये मार्कर को कोई जड़ मान लो, और अब हमने अपने डिसेक्शन बॉक्स में से ऑपरेशन ब्लेड या रेजर निकाला और ऐसे काट लिया। तो ऐसे काटते जाएंगे तो कई ठो काटेंगे, जो सबसे पतला होगा उसको स्लाइड पे सेफ्रानिन से रंग करके और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको ये टोटल रचना मिलेगी। समझ आ गई? अब इसको काटे हो तो टीएस देखोगे तो ऐसे गोल में दिखेगा, लेकिन जब उसको अंदर देखोगे इसके अंदर तो ये ऊपर में एपिडर्मिस है, इसके नीचे यहाँ कार्टिकल जोन है, फिर ये एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, फिर ये आपका वैस्कुलर बंडल, यहाँ पिथ है। अब इसमें से हम इतने पोर्शन को दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं।
समझ आ गई? यानी ये सेलुलर पार्ट है टोटल और ये उसका एक हिस्सा है, जैसा इतना है वैसा ही चारों ओर है, तो उसी पार्ट को ये दिखाया गया है। समझ आया? अब सुनो, तो जब हम किसी भी रूट को ट्रांसफर सेक्शन काटकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो सबसे बाहर की ओर हमें बैरल शेप, अब तुम्हें पढ़ाए थे कि जो ढोलक के आकार की कोशिका होती है वही एपिडर्मल सेल है। अब हम जो पढ़ाए हैं वो 2 बार, अरे कम से कम 10 बार तो पढ़ा चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं। अब यहाँ उसको फिर से एक बार दोहराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर एक का रूप रंग एक जैसा नहीं है, और यही जो बच्चे अनपढ़ होते हैं या नहीं पढ़े रहते वो समूह बना देते हैं, तो इसीलिए वो गलत हो जाता है। अब पकड़िए, तो अगर हम इस जड़ का अध्ययन करें तो एक पार्ट यानी एक सेलुलर पार्ट को माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें इसमें निम्न रचनाएं दिखाई देती हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स, तीसरा एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पित्त, इतनी रचना दिखती है। अब एक एक करके, सबसे बाहर की ओर बैरल शेप यानी ढोलक के आकार की बैरल शेप, एक लेयर मोटी एपिडर्मल सेल का झुंड दिखाई देता है। जैसे पढ़ रहा हूं वैसे लिखना है, समझ में आया? इसमें बार बार सुनाएगा वीडियो में, सुन सुन के अपना कमेंट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि अब लिखवाएंगे तो टाइम लगेगा, उससे ज्यादा हम समझा देते हैं। तो सबसे बाहर की ओर बैरल शेप एपिडर्मल सेल की एक लेयर मोटी रचना दिखाई देती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। उसके ऊपर एक पतली सी लेयर जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो जगह जगह इंटरप्टेड होती है, जिसमें स्टोमेटा देखे जा सकती है। अगर ये जली पौधे की जड़ हो तो बहुत ज्यादा संख्या में स्टोमेटा होते हैं, और ऊपर में यूनिसेलुलर। अब तुम्हें ये सब कहानी सुनाई गई है, इसलिए अब मैं पुनः अब उधर तो नहीं जाऊंगा ना, कुल बता चुका हूं ना। एक सेल्यूलर यानी यूनिसेलुलर रचना बाहर निकली होती है, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। तुम्हें याद है ना कि अगर यही मल्टीसेलुलर होता तो स्टेम हो जाता है। इसी के नीचे कार्टेक्स का जोन होता है, जो सिर्फ पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है, जो 5, 6 या 8 सेल मोटी होती है, जिसमें अनेक गोलाकार या अंडाकार कोशिकाओं का झुंड देखा जा सकता है, जो लिविंग सेल होती हैं, जिनकी सेल वॉल पतली, भीतर साइटोप्लाज्म थोड़े में और वैक्यूल बड़े होते हैं, और कोशिकाओं के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, जिससे ये संग्रह का काम करती है। इसी पूरे क्षेत्र को कॉर्टेक्स कहते हैं। अब तीसरा एंडोडर्मिस। जिस प्रकार एपिडर्मिस की बैरल सेल होती हैं, वैसे ही बैरल सेल पतली सेल कॉर्टेक्स के नीचे होती है, जिसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं, परंतु इसमें कोई रूट हेयर या स्टोमेटा नहीं होता। इसी के ठीक नीचे एक सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना हुआ 1 लेयर्ड पेरिसाइकिल होती है। अब इसके बाद जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में देखा जा सकता है। इस प्रकार की वेस्कुलर बंडल को हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जिसमें जाइलम में प्रोटोजाइलम पेरिफेरल होता है और मेटाजाइलम सेंट्रिपिटल होता है, और मध्य भाग में बड़ा सा क्षेत्र पित्त का होता है। इसी रचना को
मोनोकाट जड़ की आंतरिक रचना कहते हैं। हो गया कमेंट। अब इसके बाद अब ये चित्र जो है तुम लोग के जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसमें भी बनेगा, थ्योरी में तो बनेगा ही, और रिकॉर्ड में जैसे समझा दिए वैसे ही कमेंट लिखाएगा। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं ये जड़ क्यों है। अब देखो यहाँ रूट होने का कारण बता रहे हैं, रूट होने का कारण, यानी किस आधार पे हम कह रहे हैं कि ये रूट है। तो रूट होने के निम्न कारण है। पहला कि इसका रूट हेयर यूनिसेल्यूलर है, राइट है, यानी यूनिसेलुलर रूट हेयर इसमें पाए जा रहे हैं। दूसरा, कार्टेक्स का जोन सिर्फ पैरेन काइमेटस सेल की बनी है, इनमें कोई भी हाइपोडर्मिस नहीं है, पैरेन काइमेटस सेल की बनी है। तीसरा, इनकी जो वेस्कुलर बंडल है वो रेडियल वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। और चौथा कि इसमें जाइलम की जो पोजीशन है वह एक सार्च है, आपको एक सार्च एंडार सब पढ़ा दिया गया। तो ये चार चीज की वजह से हम लोग इसका पांचवा रीजन भी दे दें कि पिथ डेवलप है, पिथ डेवलप्ड है, तो इस वजह से हम इसे रूट कह रहे हैं। अब सवाल है कि ये मोनोकाट क्यों है। तो आइए अब मोनोकाट होने का कारण, मोनोकाट होने का कारण समझ आ गई आपको। अब मोनोकाट क्यों है। पहली बात, मोनोकाट इसलिए है, यानी पहला कारण कि इनमें वेस्कुलर बंडल की संख्या 6 से ज्यादा है। आगे पहला काम, मोनोकाट क्यों है, क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल की संख्या 6 से ज्यादा है, दिखाई दे रहा। दूसरा, पिथ डेवलप है, ठीक है, पिथ डेवलप्ड है, समझ आ रही है। देख लो अगला कि इसकी वेस्कुलर बंडल एक घेरे में बंद नहीं है, स्कैटर्ड है, यानी कि वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, समझ आ गई। तो इस नाते हम लोग क्या कह रहे हैं, ये मोनोकाट है, समझ आ गई। अब कोई प्रॉब्लम। तो ये था मोनोकाट क्यों है और जड़ क्यों। तो अब इतना हम सब लिख के तब नीचे घोषित कर देंगे। अतः स्पष्ट है कि यह जड़ मोनोकाट रूट की है, समझ आ गया। ऐसे लिखोगे तब नंबर भी मिलेगा और एग्जामिनर भी प्लीज होगा कि बच्चे को सारी जानकारी। अब बोलो कहाँ क्या कष्ट है। अब चले डाई काट में बेटा। अब चलो डाई काट देखो।
देखो सब ये गोलाकार या अंडाकार हम रचना बना रहे हैं और देख रहे होंगे इनमें स्पेस छोड़ा जा रहा है। अब इसके नीचे ये देखो एंडोडर्मिस बना रहा हूं। अब ये देखो ब्रिक मॉडल पेरीसाइकिल बना रहा हूँ, जो तुम जानते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ये पहचान होती है। अब ऐसा देखिए, ऐसा जो बनाए हैं यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, और समय बचा रहे हैं क्यों। अब इसमें 4 ही देख रहे हैं ना हम, वस्त्र मंडल दिखा रहे हैं, यानी 6 से कम, उसमें 6 से ज्यादा था, और बाकी सब जो है आपका पित्त का जोन है।
चलिए, अब समय नहीं है, देख लीजिए। अब इस पर भी समझ लीजिए, उसी तरह से है। अगर हम किसी डाई काट रूट का ट्रांसफॉर्मेशन काट करके माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो हमें निम्न रचना दिखाई देती है। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके नीचे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पित्त। यानी जो बात हमने उसमें कही थी सेम वो अभी कह रहा हूं। अब आगे अगर हम एपिडर्मिस का अध्ययन करें, अब जैसे कि अभी 6 बात हमने नोट कर ली, अब एक एक पॉइंट हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे जैसे अभी पहले बताए थे। तो अगर हम एपिडर्मिस का अध्ययन करें तो एपिडर्मिस की लेयर बैरल शेप सेल से बनी होती है, जो एपिडर्मल सेल होती हैं। ये वन सेल थिक लेयर बनाती हैं जिन्हें एपिडर्मिस कहते हैं, जिनमें क्यूटिकल, स्टोमेटा देखे जा सकते हैं और साथ ही अनेकों रूट हेयर्स लगे रहते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं। इसके नीचे कार्टेक्स का क्षेत्र होता है जो काफी बड़ा क्षेत्र है, मोनोकट की तुलना में बड़ा रहेगा, जो पैरेन्काइमेटस शेल की ही बनी होती है, अर्थात गोलाकार या अंडाकार कोशिकाओं से बनती है, जिनकी सेल वॉल थिन होती है, वैक्यूल्स बड़े बड़े, प्रोटोप्लाज्म का क्षेत्र कम रहता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस रहते हैं। ये पूरा कॉर्टेक्स का जोन बनाती है। फिर नीचे एंडोडर्मिस, अब अगली हेडिंग एंडोडर्मिस हो गई। यह भी बैरल शेप एपिडर्मल सेल की बनती है, परंतु इनमें स्टोमेटा, क्यूटिकल और रूट हेयर्स नहीं होती, इसलिए इन्हें एंडोडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे एक सेल मोटी, एक लेयर मोटी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बना हुआ पेरिसाइकिल होता है और अब इनमें जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम अर्थात रेडियल वैस्कुलर बंडल रहते हैं और अल्टरनेट में रहते हैं और मध्य में पित्त या तो अविकसित रहता है या फिर गायब रहता है। ठीक, तो ये होगी रचना। अब फिर से बताता हूं जड़ क्यों है और डाइकाट क्या। अब देखिए रूट होने का कारण है, अभी आपको समझ आ जाएगा। बोलो, रूट होने का पहला कारण है कि इसके अंदर रेडियल वैस्कुलर बंडल है ना, सही है। दूसरा, रूट हेयर यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स हैं, इसी से न जाना आपने। तीसरा, वैस्कुलर बंडल देख रहे हो आप, रेडियल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रोटो इसका कंडीशन एक्सार्च है, यानी प्रोटोजाइलम पेरिफेरल और मेटाजाइलम सेंट्रिपिटल, यही कंडीशन एक्सार्च की है। तो देख सकते हो छोटे वाले जाइलम परिधि की ओर है, बड़े बड़े जाइलम केंद्र की ओर है, तो इसलिए एक्सार्च है। अतः इतना हमको इसमें दिख रहा है, इस कारण यह रूट। ठीक, अब सवाल यह हुआ कि अगर ये रूट है तो डाई काट क्यों है? तो डाई काट होने का कारण यानी रीजनिंग फॉर बीइंग डाई काट। अब देखो ये डाई काट क्यों कहा जा रहा है? डाई काट कहे जाने का पहला कारण है कि वैस्कुलर बंडल की संख्या 6 से कम है। सही है, नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल इज लेस देन 6। आ जाइए बेटे, 6 से कम है पहला। दूसरा कारण क्या है इसको, कि इसका कार्टिकल जोन काफी ज्यादा है, इसका जो कार्टेक्स का एरिया है वह अधिक होता है। तीसरा कारण क्या है कि इनमें टैप रूट होती है, जो आपने जड़ को काटने से पहले ही देखा था। और चौथी बात कि इसमें जो पित्त का एरिया है वह या तो गायब रहेगा या फिर अविकसित रहेगा। तो पित्त का एरिया
जो है अनडेवलप्ड है या फिर एब्सेंट है। तो इस वजह से हमने कहा कि ये कौन है, डाइकाट है। अतः ऐसे लक्षण मिल रहे हैं और ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, इसलिए यह जो स्लाइड लगाई गई है वह टीएस ऑफ डाइकाट रूट की है। आ गया? तो अब हमने यहाँ लिख भी दिया, लेक्चर में भी वीडियो बन गया। अब इसे घर जाके अपना नोट्स फॉर्म कर लोगे, जितना बोले वैसे लिख लेना। अब कोई दिक्कत? चलिए अब फिजिक्स के लिए तैयार हो जाइए बेटा, बस 2 मिनट में ब्रेक करके दे रहा हूँ। ऑनलाइन हो रहा हूँ, आप लोग